हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट में से टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं इसके अंदर, तो इसको ध्यान से जो है थोड़ा सा लर्न कीजिएगा। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स बाय मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटोप जो है वो मालूम कर सकते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर? तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर बेसिकली 3 तरह का होता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ये सबसे पहला मैस स्पेक्ट्रोमीटर था जो ऑस्टन ने बनाया था, और इसकी क्वालिटीज़ क्या थी? तो इट आइडेंटिफाई आइसोटोप्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज एंड आइडेंटिफाई आइसोटोप्स इन गैसियस स्टेट। ये गैसियस स्टेट वाले जो एलिमेंट थे उनके लिए यूजफुल था, और साथ ही साथ ये जस्ट आइडेंटिफाई करता था एटॉमिक मैसेज को। एंड इट वाज ओनली क्वालिटेटिव, ये जस्ट क्वालिटेटिव था, ये क्वांटिटेटिव नहीं था। ये जस्ट ये बता सकता था कि इसके आइसोटोप्स हैं, लेकिन ये नहीं बता सकता था कि उनकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है और उनके एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज जो है वो कितने हैं। देन इसके अंदर अमेंडमेंट हुई और सेकंड मैस स्पेक्ट्रोमीटर वाज मेड अप ऑफ डेम्पस्टर। तो डेम्पस्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर क्या चीज़ें थी? आइडेंटिफाई आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट। ये आइडेंटिफाई कर सकता था ऐसे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं। एंड आल्सो इट वाज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव भी था और क्वालिटेटिव भी था, यानी ये रिलेटिव अबंडेंस भी बता सकता था और साथ ही साथ ये भी बताता था कि किसी भी आइसोटोप जो है एलिमेंट जो है उसके कितने आइसोटोप हो सकते हैं। थर्ड इज द मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर। तो मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो डेम्पस्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर 2 एडिशनल पार्ट लगा के जो है बनाया गया है। और वो 2 एडिशनल पार्ट कौन से हैं? तो एक उसके अंदर एम्पलीफायर है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, बड़ा करता है। एंड सेकेंड वन इज द रिकॉर्डर जो सारे डाटा को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट अगर हम चले तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर बेसिकली 3 तरह के होते हैं: सिंगल फोकसिंग, डबल फोकसिंग एंड क्वाड्रपल फोकसिंग। फोकसिंग से क्या मुराद है? तो इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले एनालाइजर कि क्या किसी के अंदर एक एनालाइजर है, 2 एनालाइजर हैं, या फिर 3 एनालाइजर, या फिर 4 एनालाइजर हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सिंगल फोकसिंग के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक एनालाइजर यूज्ड। उसके अंदर सिर्फ एक एनालाइजर होता था, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर मैग्नेटिक। जब डबल फोकसिंग आ जाता है तो इसके अंदर 2 एनालाइजर हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर है और दूसरा इसमें मैग्नेटिक एनालाइजर है। और क्वाड्रपल के अंदर जो है वो 4 एनालाइजर यूज होते हैं। इसी की एग्जांपल्स में आ जाएं तो जो सिंगल फोकसिंग है उसकी एग्जांपल है ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर, और जो डबल फोकसिंग है उसकी एग्जांपल है डेम्पस्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं। और क्वाड्रपल फोकसिंग जो है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब सिमिलरली अगर एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर को देखा जाए तो वो जस्ट आइडेंटिफाई कर सकता था आइसोटोप्स को, जस्ट ओनली यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोटोप्स, not for the measurement and relative atomic mass. But the Dempster's mass spectrometer is used to identify the isotopes as well as exact calculation of atomic mass. तो ये दोनों कामों के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपोनेंट एंड वर्किंग ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर में सबसे पहला चैम्बर है वेपराइजेशन चैम्बर। जैसा कि उसके नाम से जाहिर है कि इस चैम्बर या इस कंपार्टमेंट के अंदर हमने वेपर्स बनाने हैं। अगर हमारा सैंपल जो है वो सॉलिड या लिक्विड हो तो हम उसके पहले वेपर बनाएंगे, लेकिन अगर वो ऑलरेडी वेपर स्टेट में है तो फिर इस चैम्बर की जरूरत नहीं है। The sample of the element is converted into vapor state and the vapor pressure is reduced to 10 raised to power -7 to 10 raised to power -6 torr। तो इसका जो वेपर प्रेशर है, जो प्रेशर है वेपर्स का, वो बहुत लो रखा जाता है, ऑलमोस्ट 10 raised to power -7 to 10 raised to power -6 torr। इससे आगे इसकी वर्किंग है, इसकी डायग्राम है। तो डायग्राम के अंदर हम जैसे कि देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले जो है कोई भी हम जो चीज़ इसमें इन करेंगे उसके बाद ये एक हीटेड फिलामेंट है जिसको आयोनाइजेशन चैम्बर कहा जाता है। उससे आगे नेगेटिव ग्रिड और एक्सेलरेटेड प्लेट्स हैं। उससे आगे मैग्नेटिक एनालाइजर है, लास्ट पे डिटेक्टर है। तो ज़रा इसको जो है 1 बाय 1 आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है आयोनाइजेशन चैम्बर। तो आयोनाइजेशन चैम्बर का काम क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम के ऊपर फॉल करवाए जाते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। तो सैंपल ऑफ द एलिमेंट इज आयोनाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन बीम।
ये इलेक्ट्रॉन जब इस सिंगल एटम के ऊपर कोलाइड करेगा तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन यही वाला है और बाकी ये एक पॉजिटिव आयन जो है वो जनरेट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सेलरेशन प्लेट्स। तो एक्सेलरेशन प्लेट्स या एक्सेलरेटिंग प्लेट्स का क्या काम है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव आयंस। जो इस केस में पॉजिटिव आयंस बने हैं उन पॉजिटिव आयंस को एक्सेलरेट करवाना होता है ताकि उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो और बाद में उनको जब एनालाइजर में से पास किया जाए तो वो अपनी मैस टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पर अलग-अलग हो जाएं या अलग अलग हो जाएं। पोटेंशियल अप्लाइड इज 500 टू 2000 वोल्ट और इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर नेगेटिव ग्रिड के ऊपर लगाया जाता है वो 500 से 2000 वोल्ट्स होता है। देन मैग्नेटिक फील्ड या फिर डिफ्लेक्शन या फिर एनालाइजर। तो इसको तीन नाम दिए जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्शन और एनालाइजर। On passing through magnetic field, deflection of positive ions taking place according to their mass to charge value. Mass to charge value के अकॉर्डिंग ये वहां पर जाके डिफ्लेक्ट होते हैं। अब यहां से अगर आप देखें तो mass to charge value का रिलेशन है रेडियस के साथ। जब वो आयन गिरेंगे तो किस तरह का रेडियस बनाएंगे? जिसकी mass to charge रेशियो ग्रेटर होगी उसका रेडियस ग्रेटर होगा, वो आगे जाके फॉल करेगा। और जिसकी मैस टू चार्ज रेशो कम होगी वो पहले फॉल कर जाएगा, जल्दी गिर जाएगा, तो उसका रेडियस भी क्या होगा? कम होगा। यहाँ पर टू वर्ड्स हैं, एक डिफ्लेक्शन और एक रेडियस। तो याद रखना है कि डिफ्लेक्शन का मतलब है कि कौन जल्दी नीचे की तरफ आया है। तो जो जल्दी नीचे की तरफ आएगा या जल्दी डिफ्लेक्ट होगा उसका रेडियस कम होगा, और जो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, जो आगे जाके डिफ्लेक्ट होगा, उसका रेडियस ज्यादा होगा। तो डिफ्लेक्शन और रेडियस का जो आपस में रिलेशन है वो इनवर्स है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, इलेक्ट्रोमीटर और आयन कलेक्टर, इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो आयन कलेक्टर का क्या काम है कि वो जो आयन आ रहे हैं, वो जो पॉजिटिव आयन हैं, उनको मैस टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पर अलग-अलग करके वो उनको कलेक्ट करता है और उनसे करंट जनरेट करता है। जैसे ही कोई पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर गिरता है तो वो उस आयन से करंट को जनरेट करता है और ये जो स्ट्रेंथ ऑफ करंट है वो उसको मेजर करता है, एंड दैट करंट स्ट्रेंथ tells about the relative abundance or number of isotopes। तो वो जो करंट की स्ट्रेंथ है वो हमें relative abundance बताती है या फिर number of isotopes के बारे में इन्फॉर्म करती है। जितनी करंट स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी relative abundance उस आइसोटोप की जो है वो ज्यादा होगी। देन कंपैरिजन विद कार्बन 12, कार्बन 12 के साथ फिर इसको कंपैरिजन किया जाता है और सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है विद कार्बन 12 आइसोटोप। और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है जो कार्बन 12 आइसोटोप के लिए यूज होती है उसको कंपेयर किया जाता है, एंड द विच टेल्स द मैस ऑफ आइसोटोप, जो कि बाकी सारे आइसोटोप का मैस बताने के लिए जो है वो इनफ होती है। देन इसके अंदर जो मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें एम्पलीफायर लगा होता है। द आयनिक करंट इज एम्पलीफाई एंड फेड टू द रिकॉर्डर, और रिकॉर्डर क्या करता है? मेक अ ग्राफ अकॉर्डिंग टू मैस टू चार्ज। ये मैस टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ बना लेता है। देखते हैं जी यूजेस ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो एग्जैक्ट मैस नंबर ऑफ डिफरेंट आइसोटोप इससे मालूम किए जाते हैं, रिलेटिव अबंडेंस मालूम की जाती है, नंबर ऑफ आइसोटोप्स मालूम किए जाते हैं, एंड रिलेटिव एटॉमिक मैसेज जो है वो मालूम किए जाते हैं। लास्ट पे मैस स्पेक्ट्रम है। तो मैस स्पेक्ट्रम क्या है? दैट इज अ कंप्यूटर प्लॉटेड ग्राफ फॉर द आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स के लिए जो कंप्यूटर प्लॉटेड ग्राफ होता है उसको कहा जाता है मैस स्पेक्ट्रम। और ये मैस स्पेक्ट्रम हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है? तो ये मैस स्पेक्ट्रम हमें तीन इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहले द नंबर ऑफ पीक्स टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ आइसोटोप्स। जितनी नंबर ऑफ पीक्स होती हैं उतने ही आइसोटोप्स होते हैं। सेकंड, हाइट ऑफ पीक। हाइट ऑफ पीक टेल्स अबाउट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। जितनी हाइट ऑफ पीक होती है उतनी उसकी ज्यादा रिलेटिव अबंडेंस होती है। और तीसरा हमें ये बताता है पोजीशन ऑफ पीक, कि पोजीशन कहाँ पर है पीक की। जैसे कि यहाँ पर देखें तो इस सबसे ग्रेटर पीक या सबसे बड़ी पीक की पोजीशन जो है वो 20 के ऊपर है, तो ये हमें बताता है मैस नंबर ऑफ आइसोटोप। तो ये तीन किस्म की इंफॉर्मेशन हमें देता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक हमारे पास जो है वो ग्राफ है, जरा उसको जो है वो देखते हैं और आपने जज करना है कि ये किसका ग्राफ है। जरा देखिए तो ये ग्राफ हमारे पास जो है मैस स्पेक्ट्रोमीटर से ड्रॉ किया गया है। तो इसके अंदर दो पीक्स नजर आ रही हैं, एक 35 के ऊपर और एक 37 के ऊपर। तो डेफिनेटली अगर 35 के ऊपर पीक है तो ये ग्राफ होगा क्लोरीन का। तो ये क्लोरीन का मैस स्पेक्ट्रम है हमारे पास।
अब इसके अंदर नजर आ रहा है कि एक जो 35 वाला आइसोटोप है उसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है और जो 37 वाला है उसकी रिलेटिव अबंडेंस कम है। देन इसके बाद जो है वो अगर हम इनके एटॉमिक मास यूनिट्स देखें तो एटॉमिक मास यूनिट के अंदर इनके मैसेज कैलकुलेट करें और देन एवरेज एटॉमिक मास हम लिखेंगे 35.5 AMU। तो क्लोरीन 17 जो है इसका एटॉमिक नंबर है, जबकि 35.5 जो है वो इसका एटॉमिक मास है, जो कि इसका एवरेज एटॉमिक मास है। देन स्कीमेटिक डायग्राम है मास स्पेक्ट्रोमीटर की। तो ज़रा स्पेक्ट्रोमीटर जो है इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से गैस को आयोनाइज किया जाएगा और इस गैस की आयोनाइजेशन की वजह से डिफरेंट किस्म के पॉजिटिव आयन बनेंगे। वो पॉजिटिव आयन जब गुजारे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में से, तो मैग्नेटिक फील्ड उन सब को उनके डिफरेंट मास टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर सेपरेट करेगी। जो सबसे लाइटेस्ट आयन होगा वो सबसे जल्दी गिरेगा, मीन उसकी डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगी और उसका रेडियस सबसे कम होगा। जबकि जो हाईएस्ट आयन है वो सबसे ऊपर वाली साइड पे जाएगा, मीन उसकी डिफ्लेक्शन कम है और उसका रेडियस क्या है, सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से ये अलहदा अलहदा करके एट द एंड हम इसको इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर गिरा के तो इनकी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की मदद से इनकी रिलेटिव अबंडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अदर मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ आइसोटोप, तो आइसोटोप को सेपरेट करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं, तो उनमें आ जाता है गैसियस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, डिस्टिलेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड द लेजर सेपरेशन। इसके बाद कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में से। द प्रेशर इन वेपराइजिंग चेंबर ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर रेंजेस, तो ये भी हम पढ़ के आए हैं 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁷ टॉर। अल्फा ऑप्शन इसमें ठीक है। बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री वी कैन डिटरमिन और आइडेंटिफाई, तो हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ एन आइसोटोप, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड, अननोन कंपाउंड कंपेयरिंग विद स्पेक्ट्रम ऑफ द डाटा बैंक, तो ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीजें ही हम इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। सैंपल इन आयोनाइजेशन चैम्बर ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर इज आयोनाइज्ड बाय, किससे आयोनाइजेशन करवाई थी जी, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन से, तो अल्फा ऑप्शन ठीक है। Then the spectra of bromine shows 5 peaks. How many isotope of bromine exist in nature? ये MCAT के अंदर और ECAT के अंदर आने वाला क्वेश्चन है। इसमें जरा देखें तो यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 पीक्स नजर आ रही हैं, लेकिन वो कहता है कि ब्रोमीन के कितने आइसोटोप्स हैं। तो हमने कहा नंबर ऑफ पीक्स हमें नंबर ऑफ आइसोटोप्स के बारे में बताती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसके अंदर 2 ही पीक्स हैं जो हमें बता रही हैं इसके आइसोटोप्स के बारे में। तो फिर ये बाकी पीक्स किस लिए हैं, तो ये बाकी पीक्स बेसिकली ब्रोमीन 81 और ब्रोमीन 81 जो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, अगर उसका पॉजिटिव आयन बने तो उसकी वजह से पीक ये वाली आएगी। ये जो दरमियान वाली पीक है ये सिमिलरली जो है ब्रोमीन 79 का जो मॉलिक्यूल है उसकी पीक आ जाएगी, और ये ब्रोमीन 81 और ब्रोमीन 79 की जो पीक है वो ये वाली आ जाएगी। तो ये इनकी मॉलिक्यूलर आयंस की पीक्स हैं, ना कि इनके सिंगल एटॉमिक आयन की पीक्स हैं। तो हमें पता चलता है एटॉमिक आयन से कि इसके कितने आइसोटोप्स हैं। तो अगर इसमें 2 ही पीक्स हैं तो इसलिए इसके कितने आइसोटोप्स होंगे, 2 आइसोटोप्स होंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी कैन डिफ्लेक्ट टू ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, कौन ज्यादा एक्सटेंट के साथ डिफ्लेक्ट होगी, मतलब डिफ्लेक्शन किसकी ज्यादा होगी, तो जिसकी मास टू चार्ज रेशो सबसे कम है उसकी डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगी। तो आप जरा मास टू चार्ज रेशियो कैलकुलेट करके देखें तो इसमें डेल्टा ऑप्शन आएगा, जिसकी मास टू चार्ज रेशियो सबसे कम है इसलिए इसकी डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगी। मास स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट शोज 9 पीक्स ऑफ वेरिएबल हाइट्स। वेरिएबल हाइट ऑफ पीक रिप्रेजेंट्स, तो जो हाइट ऑफ पीक है वो हमें क्या बताती है, यस, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। द पाथ ऑफ आयंस आफ्टर डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, चार्ज एंड द मास ऑफ आयन, यानी कि मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आयंस के ऊपर। मास स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट शोज 9 पीक्स, नंबर ऑफ पीक्स रिप्रेजेंट्स, तो नंबर ऑफ पीक बताती हैं नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको ये पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही साथ केमिस्ट्री हब चैनल को सब्सक्राइब कर दें।